Today is the second day of your structural engineering training और असल में आज हम शुरुआत करने वाले हैं आने वाले 30-31 दिनों की जर्नी की। और आप लोग पूरे ध्यान से कॉपी पेन लेके ध्यान से बैठिए जब भी आप इसको देख रहे हैं और एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हम लोग शुरू करेंगे आज, जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में आपको क्या क्या चीजें जानना चाहिए। एक्चुअली कंक्रीट में आपको लाइफ लॉन्ग सीखते रहना पड़ेगा। कंक्रीट कोई एक क्लास में या एक घंटे में डिस्क्राइब करने वाली चीज नहीं है, लेकिन एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर कंक्रीट के बारे में आपको जितना नॉलेज होना चाहिए एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को इनिशियली, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा हर बात। लेकिन आपको IS 456 को पढ़ते रहना है। पढ़ाई शुरू कर दीजिए लाइन बाय लाइन, और जितनी बार हो सके उसको पढ़ जाइए। और जितनी चीजें आप याद रख सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं भी याद रख सकते हैं तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चीजें जो हैं इसी कोड में मिलेंगी। तो जब भी आपको रेफर करना हो, जब भी आपको जरूरत पड़े, आप कोड खोलें और आपको दिख जाए, वो मिल जाए कि कहाँ पे है। इसीलिए आपको पूरा फैमिलियर होना है IS 456 से, क्योंकि यही है आपका पूरा बेस गाइडलाइन और यही हमारा स्टडी मटेरियल है। उसी में से जो चुनिंदा चीजें हैं जो कि एकदम आपको जाननी चाहिए, जो कि आपको गाहे बगाहे जरूरत पड़ती रहती है, वो चीजें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। बाकी चीजें मेरा सजेशन है आप हमेशा पढ़ते रहिएगा। कम से कम 1 से 2 बार जरूर उसको पढ़ लीजिए कोई भी रियल वर्क शुरू करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि जो भी चीजें जिस जगह मैं फंसा हूं जिस जगह मैं फंसा हूं उसका सारा मटेरियल कहाँ मुझे मिलने वाला है। तो ये तो हो गई IS 456 के बारे में। लेकिन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है ना। कंक्रीट क्या होता है। अगर आपने, हो सकता है आप मेरे YouTube चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हों जिसका नाम है टेक्निकल अत्याचार। हो सकता है आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हों जिसका नाम है टेक्निकल अत्याचार। अगर आपने वहां पे वीडियोस देखी हैं तो काफी सारी वीडियो RCC पे हैं, आप वहां पे भी जाके इन चीजों को देख सकते हैं। टेक्निकल अत्याचार आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से YouTube पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेवेंट चीजें हैं मैं जरूर बताऊंगा। व्हाट इज कंक्रीट। तो कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट लेते हैं, सैंड लेते हैं, एग्रीगेट मतलब सैंड कहने का मतलब फाइन एग्रीगेट, और उसके बाद कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, तीनों को मिक्स करते हैं पानी के साथ, तो जो चीज बनती है वो होती है कंक्रीट। उसी को कंक्रीट कहते हैं। तो उसमें जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और वाटर, उसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी रख लेते हैं। और जब भी हम कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट यानी स्टील का बार डाल देते हैं तो उसको हम लोग RCC कहते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसके बारे में हम बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। उसके डिजाइन के बारे में ये चीजें आपको जनरल प्रैक्टिस में इतना तंग नहीं करने वाली हैं, क्योंकि ये चीजें जब भी आएंगी आपको ड्राइंग्स में लिखनी होगी या कहीं भी। इसका कोई डिजाइन करना स्ट्रक्चरल इंजीनियर के खाते में नहीं आता है, इसके लिए अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आप सिर्फ लिखोगे कि मैंने जो डिजाइन किया है M25 कंक्रीट के लिए किया है, जिसका जो कि 28 दे कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। आपको सिर्फ इतना मतलब है, लेकिन ये चीजें आपको जाननी चाहिए। कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आपके डिस्कशन के काम आएगा। और एज ए डिजाइन इंजीनियर आप सारे नॉलेज के कस्टोडियन हो। तो जहां भी कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम होगा वो आपके पास ही आएगा और आप ही से पूछेगा। इसीलिए आप सब चीज अपने दिमाग में नहीं भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें किस रेफरेंस में, किस कोड में, किस लिटरेचर में मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए, कम से कम लिटरेचर्स वगैरह, कोड्स वगैरह के बारे में जानने के लिए। बहुत सारे लोग होंगे जो इस कोर्स को जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में होंगे,
तो उनको बताने की शायद इतनी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शौकिया तौर पर या अभी क्लास में 3rd ईयर या फाइनल ईयर में होंगे, उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि आप लोगों को कोड जो है बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए, कम से कम IS 453 और आने वाले 2-3 कोड जो हैं जिनको बहुत अच्छी से आत्मसात करना बेटर रहता है एक अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए। अब देखिए, जो हमारा कंक्रीट का जो कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है? सीमेंट है, एग्रीगेट है और वाटर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीमेंट की, है ना। ये जो सीमेंट है, अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जाना चाहिए IS 456 क्लॉज नंबर है 5.1, वहां पे इसके बारे में काफी चीजें लिखी हुई हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा। लेकिन मोटा मोटा जो सीमेंट है वो 3 ग्रेड में मिलता है ना, 3 ग्रेड में मिलता है, 33, 43 और 53। ये ग्रेड्स क्या होते हैं? एक मोटा मोटा आइडिया देता हूं, ये सीमेंट का ग्रेड निकालते कैसे हैं? तो क्या करते हैं कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर यानी 50 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्यूब बनाते हैं, जिसका एक फेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। इस क्यूब को जब हम टेस्ट करते हैं, इसको बनाते हैं 1:3, 1:3, 1 आपका सीमेंट हो गया और 3 हो गया फाइन एग्रीगेट। इसी के रेशियो में ये एक क्यूब बनाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, और जो टेस्ट रिजल्ट आता है दैट इज वही उसका ग्रेड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कंक्रीट का ग्रेड कैसे निकालते हैं, कंक्रीट में 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब बनाते हैं। सीमेंट का ग्रेड निकालने के लिए सीमेंट सैंड मोटार 1:3 रेशियो का बनाते हैं, और क्यूब की साइज क्या है? रफली 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और उसको टेस्ट करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड ग्रेड ऑफ सीमेंट। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो जरूर कोड पढ़िए। ये मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया है कि ग्रेड ऑफ सीमेंट कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इतना काम का नहीं है। हाँ, एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, ये तीनों चीजें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से सीमेंट अवेलेबल है मार्केट में, और आपको अपने कंक्रीट में कौन सा सीमेंट यूज करना है। सीमेंट कौन सा यूज होगा, कितना यूज होगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं मिक्स डिजाइन से। अगर आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली मिक्स डिजाइन के द्वारा ही आपके कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ये सारे कंपोजिशन के रेशियो पता किया जाएगा। तो वो मिक्स डिजाइन में वो सारी चीजें दी हुई होंगी। लेकिन जो इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से इन दोनों में से अगर आप कोई यूज करेंगे 43 और 53, और अगर बहुत ज्यादा कंक्रीटिंग मास है तो ये आपका ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि ये कम रिक्वायर्ड होता है, और ये जो है 33 ग्रेड जो होता है ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ना। क्यों? क्योंकि हमें जब हम डिजाइन करेंगे तो हम कंक्रीट का स्ट्रेंथ लिखेंगे कि M25 या M20, जनरली M25 कंक्रीट हमें चाहिए होगा। तो M25 कंक्रीट में बनाने के लिए अगर हम 33 ग्रेड का सीमेंट लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। उससे कम रिक्वायर्ड होगा 43 ग्रेड, और उससे भी कम रिक्वायर्ड होगा 53 ग्रेड। तो अगर मनी और इसके हिसाब से एक बैलेंस बना के देखें डिजाइन मिक्स में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये वाला इन दोनों में से कोई जो अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको इकोनॉमिकल होगा। लेकिन मार्केट में आपको ये तीनों अवेलेबल होती हैं, और बेसिकली 2 तरह की सीमेंट होती है, एक होती है ओपीसी और एक होता है पीपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी का मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ओपीसी जो है थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि पोर्टलैंड पोजोलाना में हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसके हम पोजोलाना कहते हैं, वो मिक्स कर देते हैं 10 to 25%। ये वेस्ट होता है। इसको मैनेज करने के लिए हम लोग इसको सीमेंट में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश और भी कई तरह के वेस्ट हैं जो इसको मिक्स करते हैं।
अगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप बुक से रेफर करिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ये सारी चीजें इतना ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि पीपीसी जो है इट कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोजेक्ट, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक टेक्निकल चीज यही है कि इसका जो अर्ली स्ट्रेंथ होता है वो लेस होता है। अर्ली स्ट्रेंथ लेस होता है, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो जाके फिर वो वहीं पे अचीव हो जाएगा। तो अगर हम M25 कंक्रीट बना रहे हैं, चाहे हम 33 ग्रेड से बनाएं चाहे 43 ग्रेड से बनाएं, केवल जो इनिशियल स्ट्रेंथ गेन करने का जो रफ्तार होगा उसी में फर्क आएगा। एंड प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ दोनों का सेम आ जाएगा 28 डेज का अगर देखेंगे या थोड़े और दिनों के बाद का देखेंगे। इसीलिए इसको भी नॉर्मल कोई भी किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, मास बहुत ज्यादा इस्तेमाल में, लेकिन यहाँ इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। हर जगह आपको यही कंक्रीट यही मिलेगा क्योंकि ये सस्ता होता है और इसमें फ्लाई एश मिक्स होता है, तो ये बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 33 ग्रेड सीमेंट जो कि पीपीसी है बहुत आसानी से अवेलेबल होगा। और ये दोनों अच्छे शहरों में शायद आपको मिल जाए रेडीली, अदरवाइज आपको ऑर्डर करके मंगाना होगा। और अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट फैक्ट्री से भी खरीदा जा सकता है। तो जनरली डायरेक्ट इसका डील जो होता है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ही हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा चाहिए, थोड़े बहुत अमाउंट में चाहिए, तो आप 33 ग्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि जो डिजाइन मिक्स किया गया है उसमें इसी 33 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल किया गया हो। सीमेंट के बारे में इतना अगर आपने जान लिया तो बहुत है अभी के लिए आपके लिए। बाकी कोड देखते रहिएगा। IS 456 का 5.1 में इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। अभी के हिसाब से दिस नॉलेज इज एनफ फॉर यू। ये चीजें जनरल प्रैक्टिस में इतना ज्यादा आपको नहीं आएंगी तंग करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीगेट के बारे में। फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो भी बाइफर्केशन है वो आपको पता है, लेकिन कोर्स एग्रीगेट के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ये भी आपको इतना ज्यादा तंग नहीं करने वाला है, बट ये एक बेसिक नॉलेज है, इसको आप जरूर अपने पास ले लीजिए। एग्रीगेट का पहले तो कोड होता है IS 383, ठीक है। और जो एग्रीगेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल नेचुरल एग्रीगेट का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि ब्रोकन स्टोन होता है जनरली, और भी ब्रोकन स्लैग से भी बनता है और भी बनता है, लेकिन ब्रोकन स्टोन जो अगर आप आरसीसी या कंक्रीट में इंपॉर्टेंट वर्क में यूज कर रहे हैं तो नेचुरल एग्रीगेट का ही इस्तेमाल करेंगे। अदर एग्रीगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पीसीसी जैसे वर्क में, जिसमें आपने रेनफोर्समेंट नहीं डाला हो और वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो। उसमें आपका स्लैग आ जाता है, ब्रोकन ब्रिक आ जाता है और ब्रोकन टाइल आ जाता है, उसको भी एज ए एग्रीगेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट, बशर्ते कि हमारा जो काम है वो सिर्फ पीसीसी हो, उसमें रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल ना किया गया हो। और दूसरा कि वो काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो ऑब्वियस ही बात है, जब रेनफोर्समेंट नहीं डाल रहे हैं तो पीसीसी वर्क है, कहीं पे ले करना है, कहीं पे आपको हार्ड स्टैंडिंग बनाना है, तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको जजमेंट करनी पड़ेगी एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कि आप अगर मान लो कि कहीं पे ये सब चीजें कब इस्तेमाल होंगी? जब आपके पास कहीं मान लो कि ये बहुत ज्यादा है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रिक बहुत सारे ब्रोकन ब्रिक्स है साइड पे, उसको क्या करें? देन यू कैन सजेस्ट कि ठीक है, इनको आप ना एज ए एग्रीगेट यूज कर लो, हम यहाँ पे पेमेंट बना रहे हैं, वहां पे इसको सीमेंट में मिक्स करके डाल दो। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो डेब्रिज मैनेजमेंट हो जाएगा और दूसरा है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा उससे सेविंग हो जाएगी। तो ये सब चीजें जब आपके सामने आएगी तो आप ये सब डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। आपके जो एग्रीगेट होगा कोई भी, उसके ये गुण होने चाहिए: नॉट एब्जॉर्ब 10% ऑफ वाटर ऑफ इट्स ऑन वेट। उसका जो वेट है, अगर पानी में डाल देते हैं जब 25-24 घंटे के लिए, फिर उसको हम वेट लेते हैं तो 10% से ज्यादा उसमें वाटर का ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। और उसमें सल्फेट जो है SO3 वो भी 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें ठीक है मैं बता रहा हूं, बट
अब मैं बता रहा हूं तो ध्यान रखिए, इसको भूलना नहीं है। ये सब चीजें इतना आएंगी नहीं, आपके प्रैक्टिस में नहीं आएंगी। हाँ, प्रैक्टिस में आएगा ये साइज, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं कि जो साइज है एग्रीगेट का, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कितना साइज होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट की मैं बात कर रहा हूं, फाइन एग्रीगेट का साइज तो ऑलरेडी उसको क्लासिफाई किया गया है 4.75 mm से। जो छोटे होते हैं उनको हम लोग फाइन एग्रीगेट के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो कोर्स एग्रीगेट है उसका क्या साइज होना चाहिए, बेस्ट साइज क्या होना चाहिए? देखिए, जितना बड़ा कोर्स एग्रीगेट होगा उतना अच्छा है, उतना मजबूत कंक्रीट मिल सकता है। ये एक जनरल थंब रूल है कि जितना बड़ा एग्रीगेट हम यूज कर सके अपने प्रोजेक्ट्स में, जितना एज पॉसिबल, एज बिग एज पॉसिबल, जितना बड़ा से बड़ा हम इस्तेमाल कर सके उतना ही अच्छा है। एंड प्रोडक्ट उतना ही अच्छा हमें मिलेगा, ठीक है? एंड प्रोडक्ट उतना ही अच्छा हमें मिलेगा। लेकिन और भी कई सारी चीजें हमें गाइड करेंगी जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमें एग्रीगेट जो है किस साइज का लेना होगा। जैसे पहला क्राइटेरिया तो यही आ जाता है कि लेस देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस। अब जैसे मान लीजिए एग्रीगेट है और आपको उसी एग्रीगेट से स्लैब कास्ट करनी है ना? और स्लैब कास्ट है, स्लैब आपका है 100 mm थिक, 100 mm थिक स्लैब अगर आपको कास्ट करनी है तो कहता है कि 1/4, अगर 100 mm का स्लैब है, अगर स्लैब 100 mm का है तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा? 25 mm। तो कह रहा है 25 mm से छोटा होना चाहिए एग्रीगेट का साइज, यानी आप 30 mm का एग्रीगेट ऐसे वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम साइज इस केस में क्या होगा? 25 mm, है ना? उसका दूसरा कहता है, हाँ, तो इस तरह से पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया। लेकिन अगर हमें ज्यादा बड़ा यूज करना हो 25 mm से, जैसे पीसीसी रोड बनाते हैं तो पीसीसी रोड में जनरली जो उसके थिकनेस, जो पेमेंट का थिकनेस करीब 150-200 होता है, तो ऐसे केसेस में वहां पे 40 mm का एग्रीगेट चल जाता है रोड का जब पेमेंट बना, या ऐसा कोई अनरेनफोर्स्ड जहां जो स्ट्रक्चर है या प्लेन है जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं है, वहां 40 mm तक का हम लोग एग्रीगेट इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल वर्क, जनरल जो प्रैक्टिस में हमारा आएगा, उसमें जो एग्रीगेट का इस्तेमाल होगा, दैट एग्रीगेट शुड बी 20 mm डाउन। उसको कहते हैं 20 mm डाउन, यानी सबसे बड़ा वाला एग्रीगेट 20 mm और उससे थोड़े बहुत छोटे 10 mm 5 mm के भी रहेंगे, ताकि कॉम्पैक्शन उसका अच्छा हो, वेल ग्रेडेड हो। तो उसको हम लोग कहते हैं कि 20 mm डाउन ग्रेड जो एग्रीगेट होता है वो सेटेबल फॉर जनरल वर्क, जनरल यूज जो भी होगा। तो आप आंख मूंद के अपने ड्राइंग में लिखेंगे अपने डिजाइन के बाद कि एग्रीगेट साइज शुड बी 20 mm डाउन। सिंपल सी बात है, ये करना है आपको। तो आपको पता है कि हमारे एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज होगा 20 mm, तो एग्रीगेट साइज शुड बी 20 mm डाउन। उसके बाद 10 mm का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, 10 mm डाउन, जब आपका बहुत ही डेंस रेनफोर्समेंट हो, है ना? रेनफोर्समेंट है कि उसके अंदर जाने का जगह ही नहीं है, एकदम पास रेनफोर्समेंट डाला हुआ है, उसमें अगर आप डालोगे तो वो फंस जाएगा 20 mm का। तब आप ऐसे केसेस में 10 mm, 10 mm का, या आपको मान लो 50 mm का स्लैब कास्ट करना हो, है ना, या और भी पतला कास्ट करना हो, ऐसे केसेस में आप 10 mm थिक ही 10 mm का साइज का एग्रीगेट ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा कंक्रीट उतना स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, जितना बड़ा कंक्रीट उतना स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, सॉरी, जितना बड़ा एग्रीगेट उतना स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। इसीलिए जनरली रिकमेंडेड है कि 20 mm डाउन रहे, उससे छोटा ना जाइए, उसी हिसाब से अपना थिकनेस वगैरह भी डिसाइड करिए। लेकिन अगर उससे छोटे यूज करने की जरूरत पड़ती है, इन दैट केस यू कैन यूज 10 mm ऑल्सो। तो ये सीधा सा फंडा था। तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली एग्रीगेट्स के बारे में भी, और हम थोड़ी सी बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर के बारे में एक्सटेंसिवली हमने पढ़ा है, अगर आपने अपने कोर्सेज में पढ़ा होगा तो बेसिकली वाटर जो है, नॉर्मली जो कहा जाता है कि जो पानी पीने योग्य है, पोर्टेबल वाटर, दैट कैन बी यूज इन द कंक्रीट। तो सीधा सा फंडा है कि अगर पोर्टेबल वाटर है तो आप कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन अगर पोर्टेबल नहीं है तो फिर वो इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पोर्टेबल नहीं है तो उसमें केमिकल के इम्बैलेंसेस होंगे। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसा पानी हमें इस्तेमाल करना है। पहला है फ्री फ्रॉम ऑयल्स, एसिड्स, अल्कलीज, सॉल्ट, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड अदर डेलिटेरियस टू कंक्रीट एंड स्टील। तो ये ऐसा पानी चाहिए जिसमें तेल नहीं हो, एसिड नहीं हो, बेस नहीं हो, है ना, सॉल्ट नहीं हो, शुगर नहीं हो, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, घास फूस नहीं हो उसके अंदर, एंड ऐसा कोई केमिकल ना हो जो आपके कंक्रीट को डिटोलिएट करे या आपके स्टील के साथ रिएक्शन करे। तो पानी इतना फ्री होना चाहिए। एक शब्द में कहें तो वाटर शुड बी पोर्टेबल, है ना, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एज ए इंजीनियर आप पानी तो पी रहे हैं, आपको लग रहा है कि पानी तो पी रहा हूं, लेकिन पानी का जो टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें। पी तो रहे हैं लोग लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इन केस ऑफ डाउट, तब आपको डाउट होगा कि नहीं ये पानी में कुछ गड़बड़ी है, इसको टेस्ट किया जाए। तो ऐसे केसेस में जब डाउट है, पानी तो पोर्टेबल है बट फिर भी आपको डाउट लग रहा है, तो आप उसको टेस्ट कराइए। क्या टेस्ट करेंगे कि उस पानी से बना हुआ एक क्यूब बनाएंगे और एक डिस्टिल वाटर से बना हुआ क्यूब बनाएंगे। एक डिस्टिल वाटर से और एक जो पानी आपका इस्तेमाल होना है साइड पे उससे, उन दोनों में डिफरेंस, जो स्ट्रेंथ गेन हो आपका रियल वाटर से, वो 90% ऑफ द डिस्टिल वाटर होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो दैट वाटर कैन बी एक्सेप्टेबल। अगर 90% से नीचे स्ट्रेंथ आती है तो यू कैन रिजेक्ट दैट वाटर। और उसके बाद आप कह सकते हैं, अगर आपके, देखिए आप तो एज ए डिजाइन इंजीनियर हैं, आपके पास जब साइट वाले फंसेंगे, जब उन्हें समझ में नहीं आएगा तब वो आपके पास आएंगे। देन यू कैन कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन कि भैया पानी पीने में ठीक नहीं लग रहा है तो आप ये वाला टेस्ट कराइए, और ये वाला टेस्ट अगर वो पास हो जाता है देन ओके, अदरवाइज आपको पानी का व्यवस्था कहीं और से करना चाहिए। तो ये तो हो गई। उसके बाद कहता है कि पीएच जो है 6 से कम ही होना चाहिए, मतलब 6 से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी 7 के आसपास ही पीएच उसका रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद 2 पॉइंट और हैं कि जैसे सी वाटर, कहीं कहीं आप जाओगे कोस्टल एरिया में तो सी वाटर अवेलेबल होता है। तो क्या सी वाटर का इस्तेमाल हम लोग आरसीसी में कर सकते हैं? आरसीसी में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आरसीसी में सी वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। पीसीसी में लेस इंपोर्टेंट वर्क में सी वाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये एक है रिकमेंडेशन सी वाटर का। और उसके बाद है कि जब भी आप क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग उसी वाटर का करेंगे, उसी पानी का करेंगे जिस पानी को आपने कंक्रीट में मिक्स किया है। उसकी क्वालिटी उससे खराब नहीं होनी चाहिए। तो वाटर क्वालिटी जो है क्यूरिंग का और जो मिक्सिंग का, वो विल बी सेम। तो ये हमने बात की अभी सीमेंट के बारे में, एग्रीगेट्स के बारे में और वाटर के बारे में है। हम और भी कुछ चीजों के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है एडमिक्सचर्स। तो देखिए, कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए, अब वर्केबिलिटी क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन वर्केबल बनाने के लिए कई बार क्या, क्योंकि देखिए हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? कंक्रीट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो आपके डिजाइन मिक्स में कई बार ऐसा होगा कि एक वाटर की क्वांटिटी फिक्स दी हुई रहेगी, और अगर कुछ ऐसा वर्क है जिसमें आपके उस पानी, जितना पानी दिया है डिजाइन मिक्स में, उतना पानी मिक्स करने से अगर आपका कंक्रीट उतना वर्केबल नहीं हो पा रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि मास कंक्रीटिंग करनी है, बहुत डेंस रेनफोर्समेंट है और कंक्रीट बहुत ज्यादा टाइट है, उसके अंदर जा नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में कंक्रीट को थोड़ा सा वर्केबल बनाने के लिए हम लोग कई बार एडमिक्सचर्स मिक्स करते हैं। और ज्यादातर ये काम कभी भी डिजाइन इंजीनियर रिकमेंड नहीं करता। साइट पे खुद ही जो साइट इंजीनियर्स होते हैं वो अपने हिसाब से, काम के हिसाब से वो डिजाइन मिक्स करा भी लेते हैं, और एडमिक्सचर्स का रिकमेंडेशन भी डिजाइन मिक्स इंजीनियर ही उन्हें बता देता है।
आपको सिर्फ है कि जानना चाहिए कि देयर इज ए एडमिक्सचर्स, बहुत तरह के एडमिक्सचर्स होते हैं। कई बार एडमिक्सचर्स हम लोग सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कई बार सेटिंग टाइम को घटाने के लिए करते हैं, है ना। कई बार एडमिक्सचर जो यूज होता है वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट एडमिक्सचर डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसको मिक्स किया जाता है कंक्रीट के साथ, जिससे कंक्रीट जो है आप डिजायर्ड परफॉर्मेंस दे। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हम यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिजाइन इंजीनियर के खाते में ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज तो नॉलेज है, जानना चाहिए आपको। जरूर इसके लिए इसको नॉलेज जरूर गैदर करनी चाहिए। IS 456 में देखेंगे तो 5.5.1 में दिया हुआ है, 5.5.6 तक इसी के बारे में चर्चा है, आप उसको जरूर देख लीजिए। डिटेल में IS 9103 में भी इसके बारे में दिया हुआ है। तो अगर कभी, क्योंकि आप डिजाइन इंजीनियर बनने वाले हैं, आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, आप ही के ब्रेन चाइल्ड के हिसाब से सारा काम हो रहा है, तो कभी आपके सामने अगर एडमिक्सचर्स की चर्चा हो जाए, आपसे कोई रिकमेंडेशन या कोई सलाह मांगे, आप कहाँ जाएंगे? IS 9103 पे पास जा सकते हैं। बाकी पहले आप 456 में ये सारे क्लाउज को पढ़िए, आपको आपके प्रॉब्लम का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो ये था एडमिक्सचर्स। उसके बाद है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जो कि RCC का क्या होता है? बैकबोन होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर जब हम रेनफोर्समेंट डाल देते हैं तो वो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हो जाता है, और जो कि पूरे कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्रांति ला दिया है RCC। और क्रांति किस वजह से आया है? क्योंकि हमने कंक्रीट के अंदर रेनफोर्समेंट डालना सीखा। तो ये जो रेनफोर्समेंट है, इसमें कितनी चीजें आपको जानने वाली हैं, कितनी चीजें जो है मैन्युफैक्चरर अपना करता रहता है रिसर्च, उसके जो कुछ वैल्यूज हैं जो आपके काम आते हैं डिजाइन पर्पसेस के लिए, डिजाइन कैलकुलेशंस के लिए, तो उसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको दे दूं, हालांकि हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। देखिए रेनफोर्समेंट डालते क्यों है कंक्रीट में? रेनफोर्समेंट इसलिए कंक्रीट में डालते हैं कि कंक्रीट इज स्ट्रॉन्गर इन कॉम्प्रेशन। कंक्रीट जो है कॉम्प्रेशन में काफी मजबूत होता है। अगर कंक्रीट को, मान लीजिए कंक्रीट है, इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, इसका वेरी ह्यूज स्ट्रेंथ है। लेकिन यही कंक्रीट में जब टेंशन आता है ना, जब टेंशन आएगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है 10% भी कई बार नहीं रह जाता है। तो अब कोई भी मटेरियल जो टेंशन में बिल्कुल कमजोर है और कंप्रेशन में बहुत मजबूत है, ऐसे मटेरियल को अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पर्पसेस के लिए, जहां पे हमारा टेंशन कंप्रेशन दोनों आता रहता है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी टेंशन आने की संभावना होती है वहां पे हम लोग डाल देते हैं रिइंफोर्समेंट। और जैसे ही हम रिइंफोर्समेंट डालते हैं, कंक्रीट लगभग इक्वल हो जाता है स्ट्रेंथ में, चाहे कंप्रेशन हो और चाहे टेंशन हो। और जैसे ही वो इक्वल हो जाता है, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम लोग रिइंफोर्समेंट डालते हैं। ऐसे तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी अब देखिए रिइंफोर्समेंट बेसिकली दो टाइप के हैं अभी हमारे पास। एक तो है माइल्ड स्टील, इसका इस्तेमाल अब नहीं होता है, ना के बराबर होता है। और दूसरा है HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डेफॉर्म बार जिसको बोलते हैं, है ना। उसको क्या कर देते हैं? ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट करने से क्या होता है? उसमें रिब्स बन जाते हैं। रिब्स बनने से क्या होता है? उसकी पकड़ जो है कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो दो तरह के स्टील अवेलेबल हैं ऐसे आजकल मार्केट में। TMT नाम से भी स्टील आता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये जो पहले HYSD आता था उससे भी बेटर होता है ना, उससे भी बेटर होता है। लेकिन अभी हमारे डिजाइन प्रैक्टिसेस में हम लोग उसको भी HYSD ही ट्रीट करते हैं, है ना। उसको भी HYSD ही ट्रीट करके ऐसे ही डिजाइन करते हैं। उसमें डिजाइन मेथड्स में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, बट हाँ उसके कुछ फटिक प्रॉपर्टीज और कुछ अदर प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं TMT बार्स के। तो ज्यादातर अभी मार्केट में यूज होता है TMT बार। तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप रेनफोर्समेंट के तौर पे TMT बार इस्तेमाल करिए।
और उसके जो वैल्यूज दिए होंगे आपको डिजाइन, बस डिजाइन फिलॉसफी में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको उसका वैल्यूज लेकर डिजाइन करना है। अब देखिए इसमें ना इस तरह से लिखा हुआ आता है Fe415 और Fe500, दो तरह का स्टील आता है। Fe क्या है? Fe415 कहने का मतलब है कि दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है अभी लिटिल लेटर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। और Fe जो है आयरन का केमिकल नेम होता है स्टील का, इसीलिए Fe से इसको डेनोट करते हैं। तो Fe415 या Fe500 ज्यादातर आपको ये वाला अवेलेबल होता है। और आप भी अगर आप फ्री हैं, आपको किसी ने कोई दबाव नहीं डाला है, तो आप Fe500 ही रिकमेंड किया कीजिए, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होती है और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। तो स्ट्रेंथ अच्छा होने की वजह से थोड़ी सी इकोनॉमी भी आ जाती है आपके इसमें, क्योंकि वो कम इस्तेमाल होगा और प्राइस रेंज लगभग सेम ही रहता है, तो ज्यादा फर्क होता नहीं है, इकोनॉमी थोड़े पैसे बच जाते हैं। इसीलिए आप इसको इस्तेमाल करिए। और आपका कॉम्बिनेशन जो होगा, अगर किसी ने नहीं कहा है तो आप M25 और Fe500 का इस्तेमाल किया कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी ने कहा है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट का कि नहीं भाई हमें M20 में करना है, Fe415 में करना है, या मुझे माइल्ड स्टील का इस्तेमाल करना है, इन दैट केसेस देयर आर डिफरेंट फिलॉसफी। लेकिन जब आप फ्री हो तो आपको यही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल इसी का इस्तेमाल ज्यादा होता है और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और इकोनॉमी भी रहती है। तो रेनफोर्समेंट में बस इतना ही जानना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में। बाकी जब हम डिजाइन मेथड्स पढ़ेंगे तो इन दो वैल्यूज का इस्तेमाल कैसे करेंगे वहां पे हम लोग ज्यादा डिटेल में समझेंगे। बाकी और भी स्टील होता है, हार्ड रॉन स्टील होता है, स्ट्रक्चरल स्टील होता है। स्ट्रक्चरल स्टील जिससे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर का जब हम बात करेंगे तो उसमें भी इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आपको जानना है तो इसके IS कोड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 1566 एंड स्ट्रक्चरल स्टील का 2062। तो अगर आप ज्यादा क्यूरियस हैं तो इनको भी पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ते रहना चाहिए, जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास आएगा डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो है कि एक और चीज है, मैं यहाँ बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि रेनफोर्समेंट वगैरह में जंग लग जाती है, कई बार कई स्टेज में कंस्ट्रक्शन होता है। कई बार हुआ कि अभी कंस्ट्रक्शन हो गया किसी लेवल तक, उसके बाद काम रुक गया और 2-3 महीने काम रुक गया तो कंक्रीट रेनफोर्समेंट में लग गया जंग। अब उस जंग को कैसे साफ किया जाए, तो उसका मेथड होता है सैंड ब्लास्टिंग, उसको कहते हैं। तो सैंड ब्लास्टिंग से हम लोग रेनफोर्समेंट जंग को हटा सकते हैं। जैसा कि नाम है, उसमें क्या करते हैं, हाई स्पीड से सैंड को उस पर मारते हैं, तो क्या करता है, जो लेयर उसके ऊपर का जो लेयर लूज जो रस्ट होता है उसको वो साफ कर देता है। तो ये बेनिफिट होता है सैंड ब्लास्टिंग में। तो ये तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली रेनफोर्समेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं कंक्रीट के बारे में। अभी हमने एक एक कंपोनेंट के बारे में बात कर लिया, एग्रीगेट के बारे में बात किया, सीमेंट के बारे में बात किया, रेनफोर्समेंट के बारे में बात किया। अब हम उस मिक्सचर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब मिक्सचर बनता है तो उसको कैसे कैसे इंजीनियरिंग क्या हम करते हैं उसमें। तो जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो उस मिक्सचर को जो है हम लोग ग्रेड से निरूपित करते हैं, यानी ग्रेड से डेनोट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्रेड होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। और ग्रेड को डेनोट करते हैं, चलो बता देता हूं। ग्रेड को हम लोग डेनोट करते हैं एम फॉर मिक्स, इसको कहते हैं मिक्स। और इसके बाद 10, 12, 20, 30 ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे M10 है तो ये 10 जो होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है यहां मैंने लिखा है, चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, हाईलाइट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो व्हिच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल, है ना। अब इसका अगर हिंदी में अर्थ समझें तो कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो वो वाला स्ट्रेंथ है
कि अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट करें तो अगर हमारे पास 100 सैंपल हैं तो सिर्फ 5 सैंपल ही ऐसा होगा कि उस स्ट्रेंथ से रिजल्ट कम देगा, अदरवाइज बाकी 95 टेस्ट में उसके रिजल्ट उस वैल्यू से ज्यादा आएंगे। तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मिक्स को एक ऑर्डिनरी हो गया, स्टैंडर्ड हो गया और हाई स्ट्रेंथ हो गया। ऑर्डिनरी में M10 से M20 तक हम लोग इसको रखते हैं, M20 तक। M20 हम कई बार अपने आरसीसी में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, लेकिन उससे लोअर ग्रेड M20 से लोअर ग्रेड कभी भी आरसीसी में कोड रिकमेंड नहीं करता। इसलिए आप आरसीसी में जहां जिस कंक्रीट में रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं वहां पे आप उससे कम कंक्रीट नहीं लेना है। बाकी जैसे M15 हो गया, M10 हो गया, इसके पहले भी M7.5 भी होता है, M5 भी होता है, लेकिन आप M10 से कम का काम मत करिए। जो M10 है और M15 है वो बाकी के काम में, जैसे कोई लेस इंपॉर्टेंट काम है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंडेशन के नीचे डाल सकते हैं। अगर कोई कंक्रीट का आरसीसी का फाउंडेशन है तो उसके नीचे जो हम पीसीसी डालते हैं, दैट पीसीसी इज कॉल्ड मड मैट। तो मड मैट मतलब क्या होता है, आरसीसी को मड से, जैसे मान लीजिए मेरा फाउंडेशन है ना, ये आरसीसी का फाउंडेशन है, इसको डायरेक्ट मिट्टी में अगर हम कास्ट करेंगे तो इसमें मिट्टी मिक्स हो सकती है। मिट्टी मिक्स हो जाएगी तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हम लोग इसमें 2 स्टेज में कंक्रीटिंग करते हैं। पहले एक पतला लेयर 50 से 75 mm का, है ना, एक पतला लेयर कर देते हैं पीसीसी। इसमें आप M10 का या M15 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर जब ये सेट हो जाता है तो नेक्स्ट डे हम लोग आरसीसी का कास्टिंग करते हैं, ताकि जो मिट्टी विट्टी है हमारे आरसीसी में मिक्स ना हो जाए। तो इससे काफी फायदा होता है। तो ऐसे कामों में या कहीं कुछ मास फिलिंग है वहां पे आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, M10 और M5। उसके पहले भी और भी कई तरह के कंक्रीट होते हैं, प्लम कंक्रीट, उसके बारे में आप जानकारी जरूर लीजिएगा। हमारे इस कोर्स का वो पार्ट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जितना ज्यादा नॉलेज आप रखेंगे उतनी आसानी होगी। अदरवाइज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में करते जाएंगे आपको नॉलेज होता जाएगा, है ना। मैं कोर्स को इतना बड़ा नहीं करना चाहता कि आप उसको सीख ही ना पाए। मैंने कोर्स को थोड़ा कॉन्साइज किया है ताकि 30 दिनों में आप इस काबिल बन सके कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। इसीलिए चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जो गैर जरूरी चीजें हैं जो बहुत कभी कभार आपके लाइफ में आने वाली हैं, तो जब भी आएगा तो आपके अंदर इतना स्किल होगा कि आप उसको हैंडल कर पाएंगे, उसको ढूंढ पाएंगे, उसको स्टडी कर पाएंगे। तो उन चीजों को मैं अभी इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं ले रहा हूं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हो गया बेसिकली। उसके बाद जो स्टैंडर्ड कंक्रीट आता है M25 से M55, है ना, M20 से M55, लेकिन हमारे मतलब का है M25 और इसी के बीच में जो आएगा M30, है ना, M30, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। नॉर्मल कंक्रीट वर्क के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे M25 को। और अगर हमारे पास कोई वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है, वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर मतलब मशीन फाउंडेशन, आपने पढ़ा होगा, आपने बीटेक के कोर्स में पढ़ा होगा, जब किसी कोई वाइब्रेटरी मशीन के लिए फाउंडेशन बनाते हैं, दैट फाउंडेशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी स्ट्रक्चर। तो अगर उसके लिए बनाना है तो हमें यूज करना है M30। वैसे भी उसके जो कोड है उसमें सारी गाइडलाइन दी हुई है। और वाटर या केमिकल रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाना है, इन दैट केस हमें यूज करना है M30। तो इसमें हम लिख लेते हैं वाइब्रेटरी एंड वाटर स्लैश केमिकल रिटेनिंग में हमको क्या यूज करना है, M30। बाकी जगह हमें यूज करना है M25। उसके बाद के सारे कंक्रीट हैं बहुत ही स्पेशल वर्क में यूज होते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए वो जरूरी नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें क्लाइंट ने रिकमेंड किया है कि आपको
M40 या M55 से यूज करना है तो आप यूज करिए, उसमें वैल्यू भी पुट करना होता है। कंक्रीट बनाने वाले कंक्रीट आपको बना के देंगे, आपको वैल्यू पुट करके डिजाइन वैल्यूज निकाल के आपको डिजाइन करके दे देना है, दैट्स इट। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी होता है, M60 से M80 तक अवेलेबल है कंक्रीट। तो आपके नॉलेज के लिए बहुत कम लोग होंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिनके प्रैक्टिस में ये सारे कंक्रीट आते होंगे M30 से ऊपर। तो उतने छोटे से ग्रुप के लिए ये कोर्स नहीं है, बाकी जितने भी काम हैं वो इसी से M25 M30 में सिमट जाता है, तो डोंट वरी फॉर दैट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो 5% टेस्ट रिजल्ट जो है नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉल, नॉट एक्सपेक्टेड टू फेल, है ना। 5% रिजल्ट जो है फेल, उससे ज्यादा फेल नहीं होगा, वही होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उसके बाद कुछ वैल्यूज है जो आपको बता देता हूं मैं, आपके डिजाइन में कभी कभी काम आएगा, बहुत रेयर बट फिर भी आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब देखिए, अभी हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। 25 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। जब हम उसको कॉम्प्रेस करेंगे तो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ मिलेगा, कब, 28 डेज के बाद, है ना। तो इसको एक बार फिर से बता देता हूं, M स्टैंड फॉर मिक्स, और जो इसका वैल्यू है स्टैंड फॉर 28 डेज कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 28 दिन का कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है M25 में। लेकिन अगर हमें जानना हो कि आखिर कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो हमें पता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा। देखिए, फ्लेक्चर में जब भी कोई मेंबर फ्लेक्चर में होता है, जैसे ये मेंबर है, इसको अगर बेंड करेंगे, जब बेंडिंग आती है तो क्या होगा, नीचे आएगा टेंशन, ऊपर सॉरी नीचे आएगा कंप्रेशन और ऊपर आएगा टेंशन। तो ऐसा जब जोड़े में आता है ना टेंशन और कंप्रेशन, इसको कहते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, जब जोड़े में आता है। तो ऐसे जोड़े में जब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो कंक्रीट का कितना होता है, 0.7 FCK। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अगर M25 मेरा कंक्रीट है तो उसका अगर हम निकालना चाहें, है ना, अगर इसका निकालना चाहें तो क्या होगा, 0.7 इंटू 25, है ना, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0.7 इंटू 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0.35, 5 से 35, आ जाएगा 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और हमारा देखिए ये आ गया 3.5 और ये है 25, कितने परसेंट का डिफरेंस है, करीब, अगर हम परसेंटेज निकालें यहाँ, चलिए निकाल के देख लेते हैं। 3.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, है ना। तो यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ जोड़ देते हैं, ये 1 जीरो गया, 1 जीरो गया, 5 5 बच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14%। यहाँ पे क्या आया, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ओनली 14% ऑफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ M25 के केस में। तो अभी जैसा हमने जनरल बात किया था कि कई बार वो 10% भी आ सकता है किसी कंक्रीट में, हर का वो एक रफ स्टेटमेंट था, यहाँ हमने कैलकुलेट करके देख लिया। तो M25 के केस में टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भी फ्लेक्सरल, डायरेक्ट टेंशन नहीं है, दैट इज फ्लेक्सरल टेंशन, वो 14% होता है। तो ये सारी क्यूरियोसिटी जब कभी आए तो थोड़ा रिसर्च कर लिया कीजिए कि आखिर ये कितना होता है। उसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है कंक्रीट का, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, कई बार हमें जरूरत पड़ेगी इसकी डिजाइन में। ऐसे तो डेली जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने सबको कंबाइन करके बहुत इजी फॉर्मूले बना लिए हैं, अपनी एक्सेल शीट डेवलप करेंगे, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे कि हमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन के अंदर फंसना ना पड़े, बट बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के किसको कहते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड
यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इस पे मैं इतना ज्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, मान के चलता हूं कि आपको ये चीजें पता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है EC इज इक्वल टू 5000 रूट अंडर FC के। इस फॉर्मूला से आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए अगर M25 कंक्रीट का निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 5000 गुना 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये होता है वैल्यू आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो एक बार जरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की भी बात करते हैं और इसका वैल्यू होता है 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करना चाहें, अभी जो हमने कंक्रीट का निकाला था वो कितना था, 25000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स ज्यादा होता है कंक्रीट की अपेक्षा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्टील इज 8 टाइम स्ट्रॉन्गर देन कंक्रीट, है ना, एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए ये तो बात हो गई। अब देखिए 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कंक्रीट की जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं उसके ड्यूरेबिलिटी पे और उसके परफॉर्मेंस पे बेसिकली, और वो है श्रिंकेज, क्रीप एंड थर्मल एक्सपेंशन। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि श्रिंकेज होता क्या है। देखिए श्रिंकेज क्या है, देखिए मोटा मोटा ऐसा समझिए कि अगर आप एक क्या करिए कि एक आटे की लोई बनाइए, है ना, आटे को मिक्स करिए पानी में, लोई बनाइए और उसको धूप में रखने के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। अब जब आप गीला आटा होगा तो उसका एक बार लोई की डायमीटर मेजर कर लीजिए, है ना। मान लीजिए कि आपने डायमीटर मेजर किया, जब वो गीला था तो x था। अब उसको ना धूप में सूखने देंगे तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक करके छोटा हो जाएगा। अब उसका डायमीटर वो जो है गीले की अपेक्षा काफी कम होगा। तो ये जो कम हो जाता है इसी को कहते हैं श्रिंकेज, है ना, श्रिंक हो जाता है। अब ये श्रिंकेज हुआ क्यों, श्रिंकेज इसलिए हुआ कि आटे में हमने क्या मिलाया था, पानी मिलाने की वजह से एक तो पानी ने उसके बीच में जगह ले लिया था और आटे के मोलिकुलर स्ट्रक्चर में भी उसने कुछ इधर उधर फेरबदल कर दी थी। बट जब पानी निकल गया तो पानी का वॉइड जो है, पानी की जगह बच गया, तो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में फिर से चिपक गए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो श्रिंकेज हो गया। लेकिन जो आटे की लोई वाला श्रिंकेज था वो काफी ज्यादा था। लेकिन कंक्रीट के केस में इतना श्रिंकेज अगर होगा तो फिर तो हमारा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा। इसमें भी श्रिंकेज होता है लेकिन नॉमिनल होता है ना। तो श्रिंकेज जो है किन चीजों पर डिपेंड करता है, बेसिकली डिपेंड करता है कितना वाटर पानी मिक्स किया गया है, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो पानी जो होता है, जब पानी आप एक्सेस पानी मिला देते हैं, एक्सेस वाटर मिक्स कर देते हैं, तो वाटर क्या होता है, इवापोरेट होके कंक्रीट से बाहर आता है और वो कई सारे बुरे प्रभाव डालता है। पहले तो जब वो बाहर आएगा तो कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, है ना, और क्रैक्स तो कभी भी अच्छा नहीं है कंक्रीट के लिए। तो क्रैक्स डेवलप होंगे और उसके बाद जो स्पेस वॉइड बचेगा उसकी वजह से वो उसमें उसका शेप साइज का जो डायमेंशन है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो श्रिंकेज को कम रखना हमारा टारगेट होता है, इसीलिए हम वाटर सीमेंट रेशियो को जितना कम रखेंगे उतना कम श्रिंकेज होगा और कंक्रीट भी उतना ही मजबूत होगा। और ज्यादा पानी मिला देंगे वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए तो क्या होगा, वो पानी फिर निकलेगा तो वो श्रिंकेज, उसका नतीजा क्या होगा, श्रिंकेज होगा, क्रैक्स होगा। अब इस श्रिंकेज के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ लीजिएगा। क्रीप क्या होता है, दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड। जैसे ये हमारा मेंबर है कंक्रीट का, इसके ऊपर मैंने लोडिंग की। अब लोडिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा
और धीरे धीरे बहुत सालों बाद, बहुत टाइम के बाद क्या होगा, ये दब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोडेड है तो ये वजन की तरह से, लोड के इफेक्ट से इसमें थोड़ी सी ये थोड़ा सा दब जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये जो छोटा ही होता है ना, इसको कहते हैं क्रीप। पानी निकलने से जो छोटा हो जाता है, श्रिंक, छोटा होने को हम लोग श्रिंकेज कहते हैं। लोड की वजह से जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रीप। उसी तरह होता है थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से जो साइज में छोटा या बड़ा हो जाना, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। और थर्मल एक्सपेंशन की एक वैल्यू होती है 0.9 × 10⁻⁵ डिग्री सी पर डिग्री सी, यानी 1 डिग्री के चेंज में इतना मिलीमीटर जो है, इतना मीटर या मिलीमीटर जो भी है, यह फैक्टर है ना। तो अगर आप मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो मीटर में आएगा, मिलीमीटर में करेंगे तो मिलीमीटर में आएगा। तो आपको इनिशियल लेंथ से इसको गुना कर देंगे तो आपको पर डिग्री क्या चेंजेज आ रहा है वो इसमें पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग ये जो तीनों चीजें हैं बहुत ही बेसिक चीजें हैं, और इसे आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के किताब से जरूर इसको पढ़िएगा, आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। हमारे लिए ये इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करते स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस के दौरान। ये श्रिंकेज क्रीप जो है इतना कोई पूछता नहीं है और इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ गए ना। नॉलेज जरूर ले लीजिए, अभी हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वर्केबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि वर्केबिलिटी के बारे में भी कोई नहीं बात करता और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्केबिलिटी जो है साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब साइट इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके पास तो ये बातें कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ सकती हैं। इसलिए वर्केबिलिटी की समझ एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए कि आपको कोई फोन पे पूछे तो आप उसी समय बता सको। तो ये सारी चीजें वर्केबिलिटी तो याद कर लो, है ना। अब वर्केबिलिटी क्या होता है? किसी भी कंक्रीट को वर्केबल बनाना, है ना, ताकि कंक्रीट जो है अगर हम मिक्स करके जहां पे भी हमने मिक्स किया और जहां भी हमने प्लेस किया, इन सारे प्रोसेस के दौरान जो है ना, कंक्रीट में ना सेग्रीगेशन हो ना ब्लीडिंग हो, है ना, और वो अच्छे तरह से प्लेस हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं आप लोगों को पता होगा। वर्केबिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं स्लम्प टेस्ट के द्वारा, है ना। स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं? एक कोन होता है, आप थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ऐसा एक कोन होता है, उसकी कुछ हाइट होती है, इसमें हम लोग कंक्रीट भर के, और इसमें हैंडल होता है, इसको उठा देते हैं और इनिशियल हाइट पता होती है, फाइनल हाइट पता कर लेते हैं, और जितना डाउन होता है दैट इज कॉल्ड स्लम्प। अब ये जितना डाउन होगा उतना ज्यादा वर्केबल होगा कंक्रीट, यानी उसमें उतना ही ज्यादा पानी होगा। और ज्यादा वर्केबल होगा इसका मतलब कंक्रीट ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। पानी ज्यादा मिलाएंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी कंक्रीट में बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी आ जाएंगे। तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है वाटर सीमेंट रेशियो और वर्केबिलिटी का, है ना। जितना हम कम पानी डालेंगे वर्केबिलिटी उतनी कम होगी, तो उस कंक्रीट के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। जो लेबर है, जो हमारा मैसन है, उसको दिक्कत होगी कॉम्पैक्ट करने में, प्लेस करने में। तो वो कहेगा कि और पानी मिक्स करो, और इंजीनियर कहेगा कि मैं पानी मिक्स करूंगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो दोनों मिलजुल के इसको एक ऐसे सिचुएशन पे लाते हैं अपने काम के हिसाब से, ताकि काम भी करना आसान हो और हमें डिजायर्ड कंक्रीट भी मिले। और कई केसेस में अगर काम नहीं बनता तो हमें एडमिक्सचर्स को भी मिक्स करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब काम के हिसाब से हमने जो स्लम्प टेस्ट के द्वारा जो हम वर्केबिलिटी का कंपेयर करते हैं, वो स्लम्प का जो डिस्टेंस है वो डिसाइड किया गया है, वो दिया गया है कोड में। वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर कोई ब्लाइंडिंग कंक्रीट है, सैलो सेक्शन का कास्टिंग है, या पेमेंट है यूजिंग पेवर्स, जिसमें कोई रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तब आप ऐसे जगह जहां पे बिना रेनफोर्समेंट के पतली कहीं पे ले करना है, कहीं पे कोई कास्टिंग करनी है, ठीक है, तो उसमें वेरी लो वर्केबल कंक्रीट चल जाएगा, वेरी लो। लेकिन वेरी लो वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट को अगर हम प्लम सेट मेजर करना चाहें तो वो प्लम उसका डाउन ही नहीं होगा। वो प्लम टेस्ट जो है इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है। तो कोड कहता है कि अगर आप वेरी लो कंक्रीट के साथ काम कर रहे हैं तो उस कंक्रीट का
वर्केबिलिटी किस मेथड से निकालिए? कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट से निकालिए। ठीक है, कॉम्पेक्शन फैक्टर जो टेस्ट होता है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है जो कि वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें कंक्रीट को किसी हाइट से नीचे गिराते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कितना कॉम्पेक्शन या एक्सपेक्शन हुआ। उसको मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बताना चाहता, बस मैं इतना बताता हूँ कि कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट द्वारा अगर वर्केबिलिटी बहुत कम है तो हमें कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट करना चाहिए और उसमें जो फैक्टर आना चाहिए 0.75 से 0.8 के बीच आना चाहिए। तो वेरी लो कंक्रीट का कॉम्पेक्शन फैक्टर कितना होना चाहिए? 0.75 to 0.8 और टेस्ट करना है और हमें प्लम टेस्ट या स्लम्प टेस्ट उससे नहीं करना है। उसके बाद दूसरा है मास कंक्रीट। दूसरा टाइप का कंक्रीट होता है मास कंक्रीट, लाइटली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब, बीम्स, वॉल, कॉलम, फ्लोर, हैंड प्लेस्ड पेमेंट, कैनाल लाइनिंग, स्ट्रिप फुटिंग। तो ऐसा जगह जहां पे कम लाइटली, आरसीसी का तो काम है बट रेनफोर्समेंट कम है, तो कंक्रीट जो है थोड़ा कम भी वर्केबल होगा तो अंदर चला जाएगा, रेनफोर्समेंट उसको रोक नहीं पाएगा, है ना। और स्लैब जो होता है क्या होता है? फ्लैट होता है, पतला होता है स्लैब, तो उसको कंक्रीट डालते जाइए, वो कहीं फंसने का चांस नहीं है। अगर फंसेगा भी तो हम उसको वाइब्रेटर से या अपने किसी भी टेम्पर्ड रॉड से उसको आराम से जगह पे प्लेस कर सकते हैं। बीम्स जिसमें कम रेनफोर्समेंट हो, वॉल, कॉलम, फ्लोर, हैंड प्लेस्ड पेमेंट्स, इस टाइप का जो भी काम है उसमें हम लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बार हम लोग स्लम्प दिया हुआ है, स्लम्प कितना डाउन होना चाहिए? 25 mm से 75 mm, इसके बीच हमारा वर्केबिलिटी होना चाहिए। मतलब स्लम्प टेस्ट से जो स्लम्प का वैल्यू आना चाहिए इतना ही आना चाहिए। उसके बाद है हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शंस। अगर हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा तो देखिए, हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, उसमें फ्लो ज्यादा होना चाहिए ताकि वो प्लेस हो सके। अब हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या क्या हो सकता है? जैसे स्लैब, बहुत ज्यादा अगर रेनफोर्समेंट है स्लैब में, बीम में, वॉल में, कॉलम में, स्लिप फॉर्म वर्क। हाँ, यहाँ पे एक स्लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिप फॉर्म वर्क। स्लिप फॉर्म जो होता है वो एक तरह का शटरिंग होता है जो कि धीरे धीरे मूव करता रहता है, वो एक जगह स्टैटिक नहीं रहता। तो जैसे हम कोई बहुत लंबा स्ट्रक्चर बिना किसी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के बनाना चाहते हैं तो ऐसे जगह में स्लिप फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और जितनी बड़े बड़े चिमनीज वगैरह बनती हैं उसमें जो शटरिंग होती है ना, वो स्लिप फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वो उसकी स्पीड ऐसे सेट होती है कि कंक्रीट सेट होता जाता है और उसमें हम नया कंक्रीट डालते जाते हैं, तो नीचे से वो सेटिंग होती जाती है, ऊपर से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है। उसमें काम कभी रुकता नहीं है, तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं आता, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो स्लिप फॉर्म का जैसे कि चिमनी में इस्तेमाल होता है, ओवरहेड वाटर टैंक में इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारा जगह है जहाँ पे स्लिप फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो अगर स्लिप फॉर्म का वर्क है तो उसमें हमें कॉम्पेक्शन करने में दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे भी वर्केबिलिटी हाई होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, मतलब कि उसमें ज्यादा कॉम्पेक्शन की जरूरत ना पड़े। उसके बाद है पंप कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट जिसको पंप से पंपिंग करके कहीं पे प्लेस कर रहे हैं, वहां भी आपका जो कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी है मीडियम होनी चाहिए। और वर्केबिलिटी का प्लम का जो ये है वोट कितना दिया हुआ है? 50 to 100 mm, यानी जो स्लम डाउन होगा, स्लम जो डाउन होगा 100 mm से ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए, 100 के 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद है ट्रेंच फिलिंग, इन सिटू पाइलिंग। अब ऐसा कोई जगह हमें कंक्रीट प्लेस करना है जहां पे कॉम्पेक्शन करना मुश्किल है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। कंक्रीट को प्लेस किया, वो अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाए, उसमें वर्केबिलिटी इतनी ज्यादा है कि कॉम्पैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको हमें चाहिए वेरी हाई, मतलब हाई प्लम चाहिए, 100 से 150 तक उसमें हमें चाहिए होगा। मतलब हम अपना जब कोन निकालें तो 150 में नीचे डाउन हो जाए, 100 से 150 के बीच, तब हम इस तरह का काम, उस कंक्रीट से हमें इस तरह का काम करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली पानी मिक्स करके हमें इतना वर्केबिलिटी बढ़ा देना है, हमें ये भी देखना है कि 28 डेज का स्ट्रेंथ भी कम नहीं होना चाहिए। तो जब मिक्स डिजाइन होगा वो इन सब चीजों को ध्यान रख के होगा कि इसकी वर्केबिलिटी हमें कितनी मिले, हाई वर्केबिलिटी मिले और स्ट्रेंथ भी उतना ही मिले जो डिजाइन स्ट्रेंथ है।
तो दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये गेन करने के लिए क्या एडमिक्सचर्स की जरूरत है वो आपको डिजाइन मिक्स इंजीनियर बता देगा। उसके बाद ट्रीमी कंक्रीट। ट्रीमी क्या होता है पता है आपको? ट्रीमी होता है जैसे जब हम लोग पाइलिंग वगैरह करते हैं तो जैसे ये बोर कर लिया तो इसमें ना एक ट्रीमी इस टाइप का रहता है, कीप टाइप का, इसमें डाल देते हैं और कंक्रीट जो है इसमें डालते हैं, तो कंक्रीट सीधा नीचे जाता है, वो मिट्टी उट्टी मिक्स नहीं होता और नीचे से ऊपर आता है। तो ये भी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट ही होता है ट्रीमी में, वो आराम से फ्लो होके चला जाए, है ना। तो ट्रीमी कंक्रीट जो होता है वो वेरी हाई वर्केबिलिटी का होता है, बहुत अच्छा फ्लो करने वाला कंक्रीट होना चाहिए। और उसमें भी कहता है कि जब वेरी हाई वर्केबिलिटी का कंक्रीट चाहिए, इन दैट केस हम स्लम्प टेस्ट से उसका मेजरमेंट नहीं करना है, उसको करना है फ्लो डिटरमाइन करना है कि उसका जो कंक्रीट हम बना के रख रहे हैं तो कैसा फ्लो हो रहा है, तो उसका फ्लो को चेक करना है। और अगर उसका फ्लो हमारे डिजायरेबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और उसका स्ट्रेंथ 28 डे स्ट्रेंथ भी हमारे डिजायरेबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, इन दैट केस हम उस कंक्रीट को इस्तेमाल करेंगे अपने काम के लिए। तो ये तो था हमारा वर्केबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि अब बहुत अच्छा डेवलप हो गया होगा आपके अंदर। नहीं हुआ है तो एक बार और इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी दिक्कत लगती है कोड्स पढ़िए, अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन का कोई भी बेसिक बुक है उसको भी पढ़िए, तो और भी ज्यादा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैंने ये जो कोर्स डेवलप किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज्यादा कोई इतना, क्योंकि अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है इसका मतलब यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, आपको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हो रही है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा प्रयास करके इन दिक्कतों को, हर्डल्स को हटा दीजिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने आए तो आपको इन सब चीजों के बारे में, देखिए ये सब चीजें कब दिक्कत देंगी, कभी किसी ने आपसे पूछा, क्योंकि आपके काम में इसकी इतनी जरूरत नहीं है। इतना अगर किसी ने फोन करके साइट इंजीनियर ने पूछ दिया कि सर बताओ हम कितना स्लम्प रखें, ये काम करने स्लम्प कितना डाउन होना चाहिए, है ना, इन दैट केस आपके पास आंसर होना चाहिए, और आंसर तभी दोगे जब आपको इसकी समझ होगी। तो ये सब तो चीजें थी कि हम कैसे काम करेंगे और जो डिजाइन वैल्यूज वगैरह थी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ड्यूरेबिलिटी, है ना। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमने जो बनाया है वो ड्यूरेबल भी होना चाहिए, है ना, मतलब उसकी लाइफ काफी ज्यादा होनी चाहिए, हमारे डिजाइन लाइफ से ज्यादा होनी चाहिए। हमने अगर कोई स्ट्रक्चर 100 साल के लिए बनाया है तो 100 साल तो वो पूरा चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि 100 साल के पहले ही वो डिटेरियोरेट होकर कोलैप्स हो जाए। तो कंक्रीट का जो लाइफ है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ड्यूरेबिलिटी जो है, बेसिकली अगर जब हमने कंक्रीट बनाया तो कंक्रीट के अंदर क्या है, हमारा रेनफोर्समेंट है और मटेरियल्स हैं, जो सीमेंट है, सैंड है और जो भी है, और जो उसके बीच को सीमेंटेड कौन रख के करके किसने रखा है, सीमेंट ने। अब उसको कौन कमजोर कर सकता है, बाहर का इन्वायरमेंट का इफेक्ट, जो कि उसके अंदर चला जाए, जैसे कि कोई केमिकल हो गया, वाटर हो गया, सल्फेट हो गया, वो सब अंदर चले जाएं और डेलिटेरियस मटेरियल जो उनको खा जाए, उसमें जंग लग जाए, उसको धीरे धीरे क्या करे, धीरे धीरे उसको डिटोरिएट करके खत्म कर दे। तो कंक्रीट जो है जितना कम अगर उसके अंदर परमेबिलिटी होगी इन सब के अंदर जाने की, वाटर अंदर चला जाए, इवेपोरेशन उसका वेपर्स अंदर चला जाए, कोई अनवांटेड केमिकल अगर उसके अंदर चला जाए तो क्या करेगा, रेनफोर्समेंट खराब कर देगा, बाकी जो कंक्रीट की बॉन्डिंग को तोड़ देगा। तो अगर ऐसा कर पाएगा तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की कम हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्यूरेबिलिटी डिपेंड किन किन चीजों पर करता है। तो सबसे पहला तो हमारा जो टास्क है कि कंक्रीट की जो परमेबिलिटी है वो जितना कम हो सके वो कम होना चाहिए। और परमेबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना, दूसरा है कवर टू एम्बेडेड स्टील, सॉरी गलत बोल गया मैं थोड़ा सा, ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी कब होगा, तो जब लो परमेबल कंक्रीट होगा। और ड्यूरेबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर देगा, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है इन्वायरमेंट, कवर टू एम्बेडेड स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कवर,
है ना। कवर स्टील में हम देते ही इसीलिए है ताकि वो छुप जाए, इन्वायरमेंट से अलग हो जाए कवर, है ना। तो और कवर के बारे में हम डिजाइन के समय भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कवर क्या है, लेकिन अभी बताते हैं कि कंक्रीट जब भी हम रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कॉलम है, तो रेनफोर्समेंट क्या करते हैं, हम एज से थोड़ा सा अंदर रखते हैं, और ये जितना अंदर रखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कवर। कवर रखने से क्या होता है, रेनफोर्समेंट जो है सबसे ज्यादा प्रॉन टू रस्टिंग होता है। अगर रेनफोर्समेंट को ऐसे आप इन्वायरमेंट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगा, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ कुछ भी नहीं होती। लेकिन जब वो कंक्रीट के अंदर होता है तो कंक्रीट उसको चारों तरफ से कवर कर देता है, उसको इन्वायरमेंट से उसका कनेक्शन को तोड़ देता है, फिर एनफोर्समेंट में जंग वंग लगने की इस जो प्रक्रिया है काफी स्लो हो जाती है। और जब काफी स्लो हो जाती है तो ऐसे केसेस में फिर उसकी लाइफ काफी अच्छी मिलती है। तो इसीलिए कवर जो है, कवर टू एम्बेडेड स्टील है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है साइट इंजीनियर के लिए भी, कि जब भी वो कास्टिंग वगैरह हो रही हो तो उसके कवर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से कवर ब्लॉक लगा के अच्छी तरह से उसको चेक करना चाहिए। अगर हम कवर ब्लॉक एंड ऑल इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन की लाइफ है काफी अच्छी मिलेगी और काफी टाइम तक ड्यूरेबल होगा वो कंक्रीट। ठीक है। उसके बाद टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, ऑब्वियस ही बात है किस मटेरियल से बना है। अब अगर हमने जो कंक्रीट या सैंड लेके आए हैं वो अच्छा सैंड नहीं है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर था या कुछ अनवांटेड मटेरियल था, वो तो बैड इफेक्ट डालेगा। तो हमने क्या इस्तेमाल किया है उस पर भी डिपेंड करेगा। हमारा सैंड किस टाइप के स्टोन का था, सीमेंट हमने जो इस्तेमाल किया वो सही था कि नहीं था। देयर आर सेवरल थिंग्स जिसपे आपके ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट करेंगे। उसके बाद है आपका द सीमेंट कंटेंट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर सीमेंट कंटेंट डिजायरेबल अमाउंट से कम होगा या ज्यादा होगा, ऐसे केसेस में भी आपका जो ड्यूरेबिलिटी अफेक्टेड होगा, है ना। ऐसे केसेस में भी ड्यूरेबिलिटी अफेक्टेड होगा। तो इन पर इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि सीमेंट कंटेंट कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है। उसके बाद द वर्कमैनशिप टू ऑब्टेन फुल कॉम्पैक्शन एंड इफिशिएंट क्यूरिंग। अब मान लीजिए आपने काम किया, प्लेस किया, उसको बढ़िया से कॉम्पैक्ट नहीं किया, उसके अंदर वॉइड रह गया, हवा रह गया, तो जो अंदर का हवा है वो भी खराब इफेक्ट डालेगा। तो जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने वर्कमैनशिप कैसा दिया, कैसा काम किया, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर। उसका किस टाइप का मेंबर है, स्लैब है, कॉलम है, मास कंक्रीटिंग है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी। अगर थिनर सेक्शन है, कम पतला है, तो उसका लाइफ कम होगा। अगर उसके डायमेंशन अच्छे हैं, मोटा मास कंक्रीटिंग है, मस्कुलर है, तो उसका लाइफ ज्यादा होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस शेप साइज का आपका मेंबर है जिसको आपने कास्ट किया है। तो ड्यूरेबिलिटी के और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोजर कंडीशन, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे तो IS कोड 456 में एवरीथिंग इज गिवन, तो जैसा कि मैंने सजेस्ट किया है कि आप उसको जरूर पढ़ते रहिएगा, लेकिन एक एक्सपोजर कंडीशन समझना, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी। एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हम कवर डिसाइड करते हैं कि हम कितना कवर कंक्रीट कवर देंगे, तो हमें एक्सपोजर कंडीशन को समझना जरूरी है। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है कोड से। तो एक बार देख लेते हैं कि एक्सपोजर कंडीशन कितने तरह के कंडीशंस में एक्सपोजर्स को, जब कंक्रीट सरफेस का जो एक्सपोजर है वो कितने टाइप के इसमें डिवाइड किया गया है। उसमें मेनली आता है, देखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, है ना, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये 5 तरह के एक्सपोजर कंडीशंस होते हैं कंक्रीट के, और उस एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हमें जो है ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा कंक्रीट, और मेनली की जो ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली हमें रेनफोर्समेंट में कितना क्लियर कवर देना है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ समझते हैं कि आखिर क्या कंडीशंस होंगी, तो हम इन चीजों को समझेंगे। एक्सपोजर कंडीशन को हम लोग कोरिलेट करेंगे। देखिए, तो माइल्ड क्या है, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर
और अग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया, है ना। तो ये कह रहा है कि कोस्टल एरिया को छोड़कर अगर कंक्रीट जो है वेदर से प्रोटेक्टेड है, जैसे कि इनसाइड का कंक्रीट, अगर कोई रूम है, कमरा है, कमरे के अंदर का अगर कोई कंक्रीट है, डायरेक्टली एक्सपोज टू आउटसाइड नहीं है, ऐसे केसेस में हम उसको माइल्ड एक्सपोजर का मान सकते हैं, जो इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग है ना, अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। लेकिन जो मेरा सजेशन है कि कवर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमें मॉडरेट केस लेके चलना चाहिए, कि हम थोड़ा सा कवर अगर ज्यादा देंगे तो ड्यूरेबिलिटी में ड्रास्टिक चेंज आता है, क्योंकि जो मेन जो स्ट्रेंथ देने वाला क्या है, रेनफोर्समेंट है। तो रेनफोर्समेंट को बचाना, उसको वेदर से सील्ड करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप थोड़ा सा कवर ज्यादा लेते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, कवर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो अगर थोड़ा बहुत वर्कमैनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ड्यूरिंग द कास्टिंग, तो वो शायद आपका उसमें कवर हो जाएगा और मिनिमम जो है वो रिक्वायर्ड जो है मिनिमम वो मिल जाएगा। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, बट जो कोड में लिखा है माइल्ड कंडीशन ये है। मॉडरेट क्या है, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब रेन वेन में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, उसके ऊपर से अगर कोई शेड वेड है, शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल्स वेट कंडीशन, और अगर भीगा हुआ है कंक्रीट उस समय फ्रीजिंग अगर हो रही है, तो ऐसे केस को हम लोग मॉडरेट केस कहेंगे। सीवियर रेन से प्रोटेक्टेड हो और और फ्रीजिंग से प्रोटेक्टेड हो, मतलब अगर कंक्रीट गीला है उस समय अगर फ्रीज हो जाता है तो उसके वॉल्यूम में जो अंदर पोर्स के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है फ्रीजिंग की वजह से। तो इंक्रीज करने से क्या होता है, वो क्रैक वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो इस वजह से वो चीज ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग उसको मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन कहेंगे। उसके बाद है सीवियर, तो पढ़ लीजिए एक्सपोज टू सीवियर रेन, रेन में एक्सपोज है, अगर ऐसा एरिया जहां पे बहुत हैवी रेन होती है और मतलब बाहर है, उसके ऊपर डायरेक्ट रेन आ रहा है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, और बार बार गीला सूखा होता है, ऐसा कंडीशन है। ओकेजनल फ्रीजिंग भी हो जाती है जब वो गीला रहता है ना, तो ऐसे कंडीशन को सीवियर कंडीशन कहते हैं। और अगर कोई स्ट्रक्चर इमर्ज इन द सी वाटर है और कोस्टल इन्वायरमेंट का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन में लेके चलेंगे। लेकिन देखिए ये सब जो लिटरेचर है ये तो लिखी हुई है, आपको अपना भी थोड़ा सा मतलब दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, और मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड ही चलना बेटर है कंक्रीट के केसेस में, क्योंकि कंक्रीट का परफॉर्मेंस जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना। तो अब उस पर सारा कंट्रोल डिजाइन इंजीनियर का तो होता नहीं है, डिजाइन इंजीनियर तो केवल कैलकुलेशन करके ड्राइंग बना के दे सकता है, लेकिन वो साइट पे जाके हर चीज कंट्रोल तो कर नहीं सकता। तो अगर वो जिन चीजों में उसका कंट्रोल थोड़ा कम है, उन चीजों में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच इज बेटर। उसके बाद वेरी सीवियर कंडीशन है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, मतलब उस पर सी वाटर का स्प्रे होता रहता है ना, कोरेसिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन वाइल्स वेट, गीले गीले जब वो गीला रहता है तो फ्रीज भी हो सकता है, ऐसा अगर कंडीशन है। कंक्रीट इन कांटेक्ट विद और बरीड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल और ग्राउंड वाटर, तो एग्रेसिव सॉइल में अगर बरीड है अंदर तो ऐसे को भी हम लोग वेरी सीवियर कहेंगे, है ना। उसी तरह एक्सट्रीम है सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन, टाइडल जोन में कहाँ है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइड आते हैं, पूरा गीला हो जाता है कंक्रीट, फिर सूख जाता है, गीला होता है, तो ऐसे जगह में, है ना, कंक्रीट इज इन टाइडल जोन, कॉन्टैक्ट विद लिक्विड सॉलिड और अग्रेसिव केमिकल। तो इस वर्डिंग से, इस इंग्लिश से आपको मोटा मोटा तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे केसेस को आपको क्या ट्रीट करके चलना है ना। तो कंक्रीट को अगर आप कंक्रीट को अगर आप किस कंडीशन में देख रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से डिजाइन करना है। तो ये देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट
शुरू होता है तो आपको पहले ही पता रहेगा कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। तो सबसे पहला काम तो आप यही रिसर्च करेंगे कि प्रोजेक्ट जो है कैसे वेदर कंडीशंस में आ रहा है, वहाँ की विंड स्पीड क्या है, वहाँ की अर्थ कौन सा अर्थक्वेक जोन में आता है, कोस्टल एरिया तो नहीं है। तो ये सब रिसर्च आपको पहले करना है कैलकुलेशन शुरू करने के पहले, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स है ना उस लोकेशन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग में आप मॉड्यूलर ऐसा कुछ डिजाइन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। कि आपने अगर एक विंड जोन है आपका 33 से लेके 47 तक वेरी करता है, इवन मोर देन दैट है ना, 56 तक भी जाता है। तो विंड जोन के हिसाब से अगर आपने 33 के लिए डिजाइन किया, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड में, है ना, उसको आप 47 में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको फिर 50 के हिसाब से करना पड़ेगा, और उसको आप 33 में इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसीलिए हमें जो है हर प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी लोकेशन के हिसाब से, और हर लोकेशन में सॉइल का स्ट्रेटा भी चेंज होता रहता है। तो सॉइल के हिसाब से आपका फाउंडेशन डिजाइन में फर्क पड़ेगा, विंड अर्थक्वेक के हिसाब से आपका सुपर स्ट्रक्चर के डिजाइन में फर्क पड़ेगा। इवन दैट कि आप सेम चीज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम बना रहे हैं, आपने बिहार में बनाया, सेम सारा कुछ सेम है, सेम नक्शा है, आप उसको गुजरात में बना रहे हैं तो आपके पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे। और यहीं पे जरूरत पड़ती है सिविल इंजीनियर की। अगर ये ऐसा नहीं होता तो लोग रेडीमेड डिजाइन यूज कर सकते थे, फिर इतना जरूरत हमें हमारी नहीं पड़ती। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा, हर पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा कि सॉइल कैसा है, वहाँ का विंड का क्या जोन है, कौन सा कितना विंड आता है, वहाँ का फिर ये कंडीशन कैसा है, सीवियर है, एक्सपोज्ड है ना, एक्सपोजर कंडीशन कैसा है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स जिसके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले। तो इन सब चीजों में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और जैसे जैसे आप बेसिकली इस कोर्स का जो पूरा मोटो है कि आपको एक इंजीनियर, आप एक काम शुरू कर सके, आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा आप स्टार्ट हो जाएं, इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर सकें, आप डिजाइन कर सकें, है ना। तो इसके लिए ये सारी छोटी छोटी चीजें नोट करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिए कोड पढ़ते रहिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी से पूछने से बेटर है कोड से पूछिए। पहले तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी आजकल मिल जाता है, लेकिन उसको वेरीफाई जरूर कोड से करना है। अगर गूगल में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको इंजीनियरिंग जजमेंट से लगता है कि नहीं दिस इज करेक्ट, देन यू कैन गो अहेड। लेकिन फिर भी अगर कोई एकदम नया इन्फॉर्मेशन है और आपको लग रहा है कि नहीं, उसको डबल चेक कर लेना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो कोड है उसमें जाके जरूर एक बार रीचेक जरूर करिएगा, अदरवाइज कहीं कोई गलती ना हो। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर बात करते हैं कि कितना कवर देना है। हमने एक्सपोजर कंडीशन समझ लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि कितना हम लोग कंक्रीट में कवर देंगे। वैसे तो जो कवर टू रेनफोर्समेंट, कवर क्या होता है, जब हम देखिए जैसे हमने कोई सेक्शन डिजाइन किया, मान लीजिए सेक्शन डिजाइन किया और हमने एक रेनफोर्समेंट दिया, तो रेनफोर्समेंट के एज से जो सरफेस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कवर होता है, ठीक है, उसको क्लियर कवर कहते हैं। तो जब हम लोग डिजाइन वगैरह जब हम लोग करना शुरू करेंगे तब इसका डिजाइन पैरामीटर्स में क्या इस्तेमाल होता है वो हम लोग वहां पे देखेंगे। लेकिन जो नॉमिनल कवर है वो कितना होना चाहिए डिफरेंट मेंबर का, वो कुछ चीजें तो डिफाइन करी गई हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मिनिमम कवर कितना देना है। मिनिमम कवर साइज ऑफ एग्रीगेट +5 mm, ऑलवेज रिमेंबर, इतना तो कवर आपको मिनिमम देना है। ये क्राइटेरिया पहला है। तो जैसे अगर आप 20 mm का कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कवर कितना देना पड़ेगा, 20 और +5 25 mm, तभी जाके आपका कंक्रीट अच्छी तरह से कवर रेनफोर्समेंट अच्छी तरह से कवर हो पाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि हमें कवर कितना देना है।
आप बाकी सारा क्राइटेरिया तो है ही है, साथ में एक क्राइटेरिया ये भी है कि आप एग्रीगेट का साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट को वहां पे जाने के लिए 5 mm का गैप रखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्रीगेट वहां पे जा नहीं पाएगा, फंस जाएगा, वहां पे हनीकॉम्ब वगैरह डेवलप हो जाएंगे, तो वो रेनफोर्समेंट जो है डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया। उसके बाद कहता है कि नॉमिनल कवर जो है दूसरा और भी है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू बार डायमीटर भी होना चाहिए, है ना। तो जैसे हमारा पहले मान लीजिए कि हमने 32 mm का बार इस्तेमाल किया है, सपोज कि हमने 32 mm का बार इस्तेमाल किया है किसी प्रोजेक्ट में, और हमने 20 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल किया है, तो ऐसे केस में मिनिमम कवर क्या हो जाएगा, मिनिमम कवर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 + 5 भी जोड़ेंगे तो ये आएगा 25, और जबकि हमारा बार डायमीटर है 32, तो हम यहाँ पे कवर मिनिमम कितना देंगे, 32 mm देंगे। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि मिनिमम कवर कितना होगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि बार डायमीटर जो है उससे बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए मिनिमम कवर, ठीक है। उसके बाद कहता है, हाँ, उसके बाद कहता है कि कॉलम में जो है या तो बार डायमीटर के बराबर होगा या फिर 40 mm होगा, दोनों में जो बड़ा होगा, दोनों में 40 mm या बार डायमीटर से में दोनों में जो बड़ा होगा वही हमें कवर लेना है। तो अगर आपका मान लीजिए 40 mm से ज्यादा का अगर बार यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आपका 40 mm से ज्यादा आएगा, अदरवाइज 40 mm आपको कॉलम में कवर देना है। लेकिन उसमें एक स्पेशल केस भी कोड में दिया हुआ है, देयर आर सेवरल स्पेशल केसेस, तो वो स्पेशल केसेस जो है आप जरूर कोड पढ़िएगा। मैं हर स्पेशल केस को यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं जनरल केस को बताऊंगा, क्योंकि अब एक एक चीज अगर मैं कोड का बताने लगूं तो फिर ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा 30 दिनों में। तो 30 दिनों में कोर्स भी कंप्लीट करना है और आपको काबिल बनाना है, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, कोड पढ़िए। कितना है टोटल पेजेस जो है कोड में कितने हैं मैं बता देता हूं आपको, अभी देखिए टोटल जो पेज है 114 पेज है, उसमें कंटेंट फंटेंट सब मिला के, जो कवर पैकेट सब मिला के 114 पेजेस है, तो बहुत ज्यादा है नहीं, उसको पढ़िए। और सिंस यू आर एन इंजीनियर तो इतना लफड़ा भी बहुत, 114 में से समझिए रिलेवेंट आपका 60-70 पेज ही होगा, बाकी सब इधर उधर की चीजें होंगी जो कि आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कोड जरूर पढ़िए, जिस दिन से आपने कोर्स शुरू किया ना उस दिन से डेली कोड पलटना शुरू करिए, एक एक दो पेज। ऐसे तो मैंने मेन चीज तो मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी प्लीज कोड पढ़िए। उसके बाद है कॉलम में एक स्पेशल केस है कि कॉलम की जो मिनिमम डायमेंशन होती है वो 200 mm by 200 mm होती है। तो अगर हम मिनिमम डायमेंशन ले रहे हैं और इसमें अगर हम 40 mm का कवर लेंगे तो 40 इधर और 40 इधर, इफेक्टिव क्या बचेगा 120 mm। 120 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो इसलिए एक ऑप्टिमम यूज करने के लिए अगर हमने सबसे मिनिमम कॉलम लिया है कहीं पे लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर में, तो ऐसे केसेज में एक रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि आप अगर कोई 200 by 200 का कोई कॉलम है और उसमें सरिया अगर 12 mm का ही इस्तेमाल हुआ है, वर्टिकल सरिया, तो आप उसमें कवर जो है 25 mm का ले सकते हैं, वेरी स्पेशल केस। अदरवाइज ये तो बहुत रेयर है कि आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इतना छोटा कॉलम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, और जब नहीं करेंगे तो आपका 40 mm मिनिमम होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई कांस्टेंट आ जाता है और आपको करने की जरूरत पड़ेगी, दैट केस ये स्पेशल केस जो है आपको काम आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोड पढ़ते रहिए, इसमें स्पेशल केसेस क्या है, टॉलरेंस वगैरह है ना, वो आपको काफी हेल्प करेंगी कई बार जब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे या कहीं पे कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कहता है फुटिंग में जो मिनिमम कवर होना चाहिए वो होना चाहिए 50 mm। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉमिनल केसेस, उसमें दो केस भी बताया मैंने कि एक तो एग्रीगेट के साइज के हिसाब से, एक बार डायमीटर के हिसाब से। तीसरा एक और क्राइटेरिया है, वो है आपका सीवी एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से, है ना। एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए मिनिमम कवर, तो देखिए अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो मिनिमम कवर आपको 20 mm लेना है। माइल्ड एक्सपोजर है तो मिनिमम कवर 20 होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि एग्रीगेट वाले क्राइटेरिया के हिसाब से 25 आ रहा है, तो
तो माइल्ड वाला वो फुलफिल हो गया, तो हम 25 इस्तेमाल कर लेंगे, फिर इसके हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर मॉडरेट केस है तो 30 mm। वही मैं आपको बता रहा था कि इन केस कि आपको जो अगर घर के अंदर भी है तो आप उसको मॉडरेट केस लेके चलिए, रेदर देन कि आप उसको माइल्ड केस लेके चलिए। ऐसे तो माइल्ड केस है, लेकिन अगर आप मॉडरेट लेंगे तो क्या होगा, देखिए माइल्ड केस में भी आपको 20 + 5 25 तो देना ही है, राइट। तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 mm हो जाएगा, 30 mm कर दीजिए उसको, तो थोड़ा कवर ज्यादा होगा तो उसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप मॉडरेट केस लेके चलिए, मिनिमम 30 mm का कवर दीजिए। उसके बाद सीवियर, और इसमें भी आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये नहीं भी फॉलो करते हैं ना, तो जो आपका टॉप स्लैब है, मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो सारे स्लैब में आप 25 तक कर सकते हैं, लेकिन जो रूफ स्लैब है टॉप लेवल वाला, उसमें तो जरूर 30 डालिए, ठीक है। उसके बाद सीवियर में कहता है 45, वेरी सीवियर में 50। तो अब यहां से हम कोरिलेट करते हैं कि जो फुटिंग में और फुटिंग का जो कंडीशन है, अगर इसको कोरिलेट करेंगे तो दिस इज वेरी सीवियर कंडीशन। तो फुटिंग कहाँ रहता है, ग्राउंड के अंदर, एक्सपोज टू कांटेक्ट विद सॉइल एंड एग्रेसिव केमिकल हो सकता है, इसलिए हम लोग उसे 40 देते हैं, 50 देते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशन है 75। तो कई डिजाइन इंजीनियर्स है, कई कंपनियां हैं, वो इसको भी फॉलो करती हैं, फुटिंग में 75 का कवर देती हैं, है ना, या पाइल वगैरह में 75 का कवर देती है। तो ये देखिए, ये जो आपका सेशन था, मोटा मोटा एक कंक्रीट के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी, कवर्स क्या होते हैं और क्या होते हैं। उसके बाद जब हम लोग डिजाइन वगैरह जब करेंगे, शुरू करेंगे, तो फिर हम लोग और चीजें कंक्रीट के बारे में समझेंगे कि उसके क्या स्ट्रेंथ के बारे में कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये सेशन जब आपका पूरा आपको लगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने जो ये वीडियो जिस चीज को सिखाने के लिए बनाई गई है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैंने अब सीख लिया है, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट।